नमस्कार दोस्तों। आज मैं इंडियन ज्योग्राफी का ये सेकंड लेक्चर है दोस्तों। अगर वीडियो आप नहीं देखे पिछले वाली तो जाके प्लेलिस्ट में ज़रूर देखिए दोस्तों। वहाँ पे हिस्ट्री का और पॉलिटी और ज्योग्राफी का वीडियो डाल दिया गया, आप जाके ज़रूर देखें। जो आगामी जितने एग्ज़ाम है सभी में आपको हेल्पफुल होगा, जैसे 70 BPSC, UP PCS, UPSC, RO ARO, बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 सभी के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने पढ़ा दिया था आपको, ये देख लीजिए। मैंने आपको पढ़ा दिया था कि 12 नॉटिकल माइल, 24 और 200 नॉटिकल माइल। एक सेकंड दोस्तों, ये आप देख लीजिए। सीमावर्ती सागर जो 12 नॉटिकल माइल है, संलग्न सागर जो 24 और अनन्य आर्थिक क्षेत्र जो 200 नॉटिकल माइल है, जो पिछले वीडियो में मैंने पढ़ा दिया। अगर नहीं देखें तो जाके वीडियो देखिए, उसके बाद अगला वीडियो देखिएगा। सीमावर्ती सागर दोस्तों जो 12 नॉटिकल माइल होता है ना, ये आधार रेखा से 12 नॉटिकल माइल तक होता है। यहाँ तक कोई प्रवेश नहीं कर सकता, अगर करेगा तो इंडिया के परमिशन लेकर करेगा। संलग्न क्षेत्र जो दूसरा है दोस्तों, जो आधार रेखा से 24 नॉटिकल माइल तक होता है दोस्तों। इसमें आवाजाही होती है इंडिया इसमें, लेकिन इंडिया इसके लिए दोस्तों जो वित्तीय अधिकार प्राप्त इंडिया को सीमा शुल्क इसमें वसूलता है। इंडिया सीमा शुल्क देना होता है। जो अनन्य आर्थिक क्षेत्र होते हैं दोस्तों, ये आधार रेखा से 200 नॉटिकल माइल तक है, देख रहे हैं। इसमें दोस्तों नए नए प्राकृतिक साधन वगैरह की खोज कर सकते हैं, अनुसंधान कर सकते हैं दोस्तों, वो इंडिया को अधिकार प्राप्त है। इससे आगे किसी को रोक टोक नहीं है दोस्तों, इससे आगे 200 नॉटिकल माइल से आगे कोई भी आ जा सकता है, किसी का अधिकार नहीं होता है। तो कल मैंने पढ़ा दिया था, आज आ गया, इससे आगे मैं पढ़ाऊँगा दोस्तों, इसलिए थोड़ा बता दिया कि अगर आप वीडियो नहीं देखें तो जाके देखिए। आज दोस्तों तटीय सीमा के लाभ देख लीजिए। तो क्या क्या है दोस्तों, तटीय सीमा भारत के उपमहाद्वीप की संज्ञा मिलती है। तटीय सीमा को भारत उपमहाद्वीप की संज्ञा मिलती है। दक्षिण भारत की जलवायु को तटीय सीमा समकारी बनाए रखती है। तटीय सीमा के कारण भारत में मानसून वर्षा होती है। तटवर्ती क्षेत्र में बने बंदरगाह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देते हैं और तटीय सीमा के कारण भारत अन्य देशों के साथ आसानी से संपर्क में रह सकता है। तटीय सीमा महासागरीय संसाधनों तथा जल पहुंच का अधिकार सुनिश्चित करती है और सुरक्षा तथा समकारी दृष्टि से तटीय सीमा महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसका लाभ क्या है देखिए। तो लाभ के बावजूद भी तटीय सीमा का कुछ नुकसान भी है, जैसे भारत को सुनामी और चक्रवात जैसी दोस्तों कहीं भी जहाँ लाभ है वहाँ हानि होगा ही। प्रॉफिट एंड लॉस पर है ना, तो जहाँ लाभ है वहाँ हानि फिक्स है, समझ आइए। तो प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना ही पड़ेगा। आप देखते हैं जब उड़ीसा में चक्रवात आता है तो देखते हैं कितनी क्षति झेलना पड़ता है। ऐसा नहीं कि उड़ीसा में आएगा तो उड़ीसा के तट पे मान लीजिए एक चक्रवात आया, चाहे मुंबई में आया चाहे बंगाल में आया, तो उसी क्षेत्र में उसके 1-2 राज्य 4 राज्य, हालांकि पूरे देश को इसके क्षति झेलना पड़ता है, लेकिन जो निकटवर्ती 2-3 राज्य होते हैं उसको बहुत ज़्यादा क्षति झेलना पड़ता है। कुछ दिन पहले आप देखिए उड़ीसा में जो चक्रवात है सबसे ज़्यादा बंगाल को क्षति झेलना पड़ा, कितने हानि हुई। लोगों को खाली कराना पड़ता है, जो तटवर्ती इलाका में लोग रहते हैं उसको खाली कराना पड़ता है, तो इससे बहुत हानि भी है। लाभ के साथ प्राकृतिक आपदाओं के सामना करना पड़ता है और समुद्री लुटेरों को डर बना रहता है दोस्तों। इससे इन नकारात्मक पहलुओं के बावजूद भी तटीय सीमा के लाभकारी पक्ष अधिक हैं, इसलिए तटीय सीमा भारत के लिए एक वरदान के समान कार्य कर मानी जाती है दोस्तों। तटीय सीमा रहना तो एकदम इम्पोर्टेंट है। देखिए जिस चीज़ का कुछ लाभ होगा उसका तो हानि होगा ही होगा। कोई भी चीज़ 100% आपको प्रॉफिट नहीं देता है, कुछ उसका अच्छा पक्ष रहता है तो उसका कुछ बुरा भी रहता है। तो वही इसका कुछ लाभ है। मान लीजिए कि इसका 80% लाभ है तो 20% तो हानि है ही। मान लीजिए आयात निर्यात में सुविधा देती है, तटीय सीमा रहने से बहुत सारे फायदा है। तो लाभ फायदा है तो कुछ हानि तो होगा ही। भारतीय उपमहाद्वीप देख लीजिए। किसी भी महाद्वीप का वह भाग जो भौगोलिक दृष्टि से अपनी एक पृथक पहचान रखता हो उसे उपमहाद्वीप कहते हैं दोस्तों। जैसे भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश आ जाता है, तो क्या कहते हैं उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है उसको। तो किसी भी महाद्वीप का वह भाग जो भौगोलिक दृष्टि से अपनी एक पृथक पहचान रखता हो दोस्तों। तो जैसे भारतीय उपमहाद्वीप में जितने भी देश आते हैं तो लगभग
ये जो कल्चर होता है ना दोस्तों, तो लगभग आपको सेम ही पाइएगा। अब मान लीजिए कि इंडिया है और पाकिस्तान मान लीजिए, तो क्या है इसमें कल्चर, बहुत आप कल्चर डिफरेंट नहीं पाइएगा। रहन सहन, खान पान, पहनावा सब लगभग आप वहीं देखिएगा। बांग्लादेश में वहीं देखिएगा, थोड़ा लैंग्वेज का अलग अलग होगा, लेकिन लैंग्वेज भी हर जगह समझा जाता है। मान लीजिए कि नेपाल में देखिए, इस जो अगल बगल का उपमहाद्वीप में जो देश आ जाता है ना, लगभग चीज़ उसी भाषा बोली हर कुछ आपको लगभग वही चीज़ मिल जाएगा आपको, रहन सहन खान पान, तो उसी को उपमहाद्वीप में शामिल किया जाता है। तो देखिए भारत के उत्तर पश्चिम में हिंदकुश, सुलेमान पर्वत, ये कहाँ है दोस्तों, भारत के उत्तर पश्चिम में जो पाकिस्तान के पर्वत, किरथर पर्वत श्रेणी, उत्तर में हिमालय पर्वत श्रेणी और उत्तर पूर्व में पूर्वांचल व अराकाम योमा पर्वत और उपस्थित तथा दक्षिण में सागर से घिरे होने के कारण भारत के दुर्गम एवं अभेद्य प्राकृतिक सीमाएं बनती है, जिसे भारत एशिया महाद्वीप में प्राकृतिक रूप से अलग दिखाई देते हैं दोस्तों। इसी के कारण भारत एशिया महाद्वीप में प्राकृतिक रूप से क्या दिखाई देते हैं, अलग दिखाई देते हैं। इसे भारत एशिया महाद्वीप में प्राकृतिक रूप से अलग दिखाई देते हैं। इसी पृथक भौगोलिक स्थिति के कारण भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा मिलती है। भारतीय उपमहाद्वीप में भारत तथा कुछ निकटवर्ती देश शामिल, जैसे भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव। तो दोस्तों ये जितने देश हैं ये भारत के उपमहाद्वीप में आ जाते हैं, भारत उपमहाद्वीप में आ जाते हैं ये देश क्यों आ जाते हैं, इसी को क्यों शामिल किया गया है दोस्तों। इसको शामिल करने का यही वजह है कि इसको शामिल इसलिए किया गया है दोस्तों, इसको शामिल इसलिए किया गया है क्योंकि देखिए भारत का कल्चर मान लीजिए पाकिस्तान का लगभग मिलेगा, नेपाल का दोस्तों बेटी रोटी बेटी का रिश्ता है नेपाल भारत का, समझ रहे हैं। जितना मान लीजिए यूपी का जो जिला सटा हुआ है, बिहार का जो सटा हुआ है, बंगाल का जो, सिक्किम का, ये सब तो नेपाल, ये सब जितने सटा हुआ है नेपाल से ये राज्य, आधा लोग तो उधर नेपाल ही में शादी करते हैं। तो रोटी बेटी का रिश्ता लड़का हो या लड़की का भी शादी हो तो ये लोग ईजिली होता है, वहाँ आना जाना भी बॉर्डर फ्री है, आइए, ना कोई पासपोर्ट की ज़रूरत है, ना कुछ की ज़रूरत है, ना कोई रोक टोक है, आराम से जाइए आइए। तो बेटी और रोटी का नाता है, अच्छे संबंध थे। लेकिन अब देख लीजिए कोई भी देश है तो संबंध अच्छे और बिगड़ते रहते हैं, ये तो साधारण सी बात है। किसी भी देश के साथ संबंध कुछ कभी ख़राब होते हैं, कभी अच्छे होते हैं। तो भी चीन के कारण वहाँ शायद वहाँ पे भी सरकार रहती है, जैसे भारत में कितनी पार्टी है, वहाँ पे भी पार्टियाँ हैं, कुछ पार्टी भारत के फेवर में रहती है, कुछ चीन के फेवर में रहती है, कुछ और किसी देश के फेवर में रहती है। तो ये सब तो बिगड़ते अच्छे होते रहते हैं, लेकिन मोटा मोटी हमारे रिश्ते अच्छे हैं उससे, नेपाल से, आज से नहीं बहुत पहले से भी अच्छे हैं। तो जैसे भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, ये सब का कल्चर देखिएगा ना दोस्तों, तो लगभग आपको एक ही जैसा मिलेगा। थोड़ा बहुत भाषा उषा का परिवर्तन है, खान पान, रहन सहन लगभग मिल जाएगा, इसलिए उपमहाद्वीप में लोग आ जाते हैं। तो भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों। भारत में कितने राज्य हैं, तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो याद रखिएगा आप लोग। तो दोस्तों भारत से संबंधित कुछ तथ्य है, देख लीजिए। तो सबसे बड़ा राज्य कौन है भारत में, राजस्थान है, याद रखिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है, तो राजस्थान है। सबसे छोटा राज्य गोवा है दोस्तों। सबसे भारत से संबंधित कुछ तथ्य, सबसे छोटा राज्य गोवा है। सबसे बड़ा लिख दिया है, बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है दोस्तों। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है दोस्तों। सबसे बड़ा जिला कच्छ है दोस्तों, ये कहाँ है, गुजरात में है, कच्छ गुजरात में। सबसे छोटा जिला माह है पुडुचेरी में दोस्तों, पुडुचेरी में माह है, कहाँ है, पुडुचेरी में। जनसंख्या की दृष्टि सबसे बड़ा राज्य कौन है, उत्तर प्रदेश है दोस्तों। लगभग यहाँ पे अब तो 2021-22 वाली जनगणना के परिणाम आएंगे तो सोचिए कि यहाँ 30 करोड़, लगभग 22 तो 20 पहले ही था दोस्तों, 30 मान लीजिए, 30 करोड़। जनसंख्या की दृष्टि सबसे छोटा राज्य था सिक्किम है दोस्तों, याद रखिएगा। पूछ देता है दोस्तों एक क्वेश्चन, पीसीएस में भी पूछ देता है, इसको आपको सजाने के, मैच करने के लिए दे देगा कि ऐसे ही एक पहला, दूसरा, तीसरा यहाँ लिख देगा सिक्किम, अरुणाचल किसके कितने हैं, तो मैच करने के लिए पूछ देगा, तो इसको आपको याद रखना है। देश के सर्वाधिक जनसंख्या राज्यों के सीमा से सटे वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। सबसे ज़्यादा
सर्वाधिक राज्यों के सीमा से सटने वाला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश है, जो 8 राज्यों से सीमा को छूता है। दोस्तों उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा एरिया है, जनसंख्या की दृष्टि से बहुत बड़ा। क्षेत्रफल में तो राजस्थान आ जाता है, लेकिन उतना उसको सीमा नहीं लगता है। लेकिन यूपी का जो भौगोलिक स्थिति ऐसा है कि उसके लगभग बहुत 8 राज्यों से उसका सीमा टच करता है। उत्तराखंड देख भी लीजिए आप, हाईलाइट कर दे रहा हूँ कि आपको अच्छे से दिखे। अब सोचिए ना कि दिल्ली तक यहाँ सटा हुआ है, यहाँ बिहार तक सटा हुआ है, देख लीजिए। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा तक, राजस्थान दोस्तों, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ शामिल है। देख लीजिए कहाँ तक फैला हुआ है यूपी। क्योंकि उत्तराखंड कट गया है तब ये स्थिति है। उत्तराखंड के पहले क्या स्थिति रही होगी आप समझ सकते हैं। तो उत्तराखंड में जो सटा होगा वो भी इसके साथ टच करता होगा। जैसे आपको याद होगा 2000 ईस्वी में उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड अलग हुआ था 3 राज्यों से। जैसे मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ टूटा था, यूपी से उत्तराखंड टूटा था, उत्तर प्रदेश से और बिहार से झारखंड अलग हुआ 2000 में। महीने अलग था लेकिन ईस्वी एक ही था 2000। भारत का सबसे ऊंचा बिंदु कौन है दोस्तों? 86 से 11 किलोमीटर है, K2, जो गाडविन आस्टीन भी इसको कहा जाता है, K2। और भारत का सबसे न्यूनतम बिंदु कौन सा है? जो -2 मीटर है, कुटनाड है, केरल के आलापुजा तथा कोट्टयम जिले में स्थित है। दोस्तों ये क्वेश्चन याद रखिएगा। K2 तो सबको याद रहता है भारत दोस्तों, K2 तो सबको याद रहता है, लेकिन आप इसको याद रखिएगा। तो भारत का सबसे न्यूनतम बिंदु कौन सा? -2 मीटर है नीचे। तो कुटनाड नाड जब ये लगेगा तब सीधे केरल भागिए, के आलापुजा तथा कोट्टयम जिले में स्थित है। तो समझ गए। पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका को अलग करती है, जो पाक खाड़ी को बंगाल खाड़ी को जोड़ती है। भारत तथा श्रीलंका के मध्य आदम ब्रिज है दोस्तों। भारत और श्रीलंका के बीच आदम ब्रिज है, देख रहे हैं, ये आदम ब्रिज है दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच में। आदम ब्रिज के उत्तर में पाक की खाड़ी तथा दक्षिण में मन्नार की खाड़ी स्थित है। मन्नार की खाड़ी भी भारत को श्रीलंका से अलग करता है दोस्तों। मन्नार की खाड़ी भारत को किससे अलग करता है दोस्तों? श्रीलंका से। अब देख रहे हैं पाक स्टेट है दोस्तों ये, तो इसको अलग करता है। ये हो गया श्रीलंका दोस्तों, ये अपना तमिलनाडु हो गया दोस्तों। देखिए कन्याकुमारी ये हो गया, गल्फ ऑफ मन्नार यही है, थोड़ा हाईलाइट देखिए, कन्याकुमारी हो गया, गल्फ ऑफ मन्नार है दोस्तों, पाक स्टेट है यही, देख रहे हैं आप लोग। तो याद रखिएगा ये श्रीलंका हो गया और ये त्रिवेंद्रपुरम हो गया, तो याद रखिएगा। भारत का भौतिक प्रदेश, फिजिकल इंडिया, भारत के भौतिक प्रदेश, फिजिकल रीजन ऑफ इंडिया। तो देख लीजिए भूगर्भिक संरचना की विविधता ने देश में उच्चावाच तथा भौतिक लक्षणों की विविधता को जन्म दिया। यहाँ पर पर्वत, पहाड़ियाँ, पठार एवं मैदान सभी प्रकार के भूदृश्य पाए जाते हैं। भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.5% क्षेत्र पर्वतीय है। कितना? 10.5% पर्वतीय है, 18.6% भूभाग पहाड़ी है और 27.7% पठारी है दोस्तों, तथा शेष 43% मैदानी है। तो भारत में मैदानी कितने हैं? तो 43% याद रखिएगा, और पर्वतीय 10% लगभग, पहाड़ी और इतना परसेंट पठारी है 27%। सबसे ज़्यादा मैदानी है 43.2% याद रखिएगा। देख रहे हैं जितना जितना हरा है ना दोस्तों, हिमालय रेंज ये हो गया दोस्तों, जितना हरा है ना ये पठारी क्षेत्र है, कोई इंडिकेट कर रहा है। देख रहे हैं हरा हरा कहाँ है, ये सब हरा हरा जितना क्षेत्र है ना ये दोस्तों ये पठारी क्षेत्र हो जाता है। देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक लेके दे लीजिए, फिर यहाँ से यहाँ तक ये पठारी क्षेत्र हो जाता है दोस्तों। फिर यहाँ से यहाँ तक देखिए छोटा सा पट्टी के रूप में है, लेकिन है तो सही, देख रही ये पठारी है। वेस्टर्न घाट है और ईस्टर्न घाट है, जो पश्चिमी घाट इसको कहते हैं, पश्चिमी, और ये पूर्वी घाट है, पश्चिमी और पूर्वी घाट है ये।
ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट है। ये प्लेटू है, इंडियन डेजर्ट है दोस्तों, ये राजस्थान वाली, तो आप समझ गए। आई जो इंडिकेट कर रहा है दोस्तों, तो देख लिए। भौतिक प्रदेश, तो भूगर्भिक संरचना की विविधता डिवर्जन किया गया दोस्तों, तो देख लिया आप। धरातलीय विशेषताओं के आधार पर भारत में निम्नलिखित भौतिक तथा भू आकृतिक प्रदेश पाए जाते हैं। पहला देख लीजिए, 5 टाइप के पाए जाते हैं। हिमालय पर्वत और उत्तरवर्तीय पर्वतीय प्रदेश, उत्तरी मैदानी प्रदेश, पर्वतीय पठारी प्रदेश, तटवर्ती मैदानी प्रदेश और द्वीपीय समूह प्रदेश। ये 5 टाइप के पाए जाते हैं प्रदेश। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, केटू इसी में पाए जाते हैं दोस्तों। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, देख रहे हैं पामीर के पठार यहाँ हैं, देख रहे हैं, ये पामीर का पठार है दोस्तों। एक सेकंड, ये देख रहे हैं पामीर का पठार है। कुनलुन श्रेणी है, ये सुलेमान श्रेणी है जो पाकिस्तान में है। हिमालय की उत्पत्ति देखिए, हिमालय पर्वत की उत्पत्ति के विषय में प्रस्तुत किए गए विभिन्न सिद्धांतों में से 2 प्रमुख सिद्धांत प्रमुख हैं, कोबर का भूसन्नति सिद्धांत और प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। ये भी कभी कभी पूछ दिया जाता है, इस बार भी 69 बीपीएससी में प्री में पूछा गया था इस टाइप, इसी पे क्वेश्चन था। 69 बीपीएससी प्री 2023 में पूछा गया था, आप देख लीजिएगा क्वेश्चन जाके। कोबर का भूसन्नति सिद्धांत और प्लेट विवर्तन, ऐसी मेंस का भी टॉपिक है, लेकिन ये पूछा जाता है कभी कभी। अगर आप ज्योग्राफी ऑप्शनल रखते बीपीएससी में तो ऑप्शन खत्म हो गया दोस्तों। ऑप्शनल नाम मात्र के ऑब्जेक्टिव कर दिया गया जिसमें आपको क्वालिफाई करना है, लेकिन यूपीएससी में अभी भी ऑप्शनल है, तो वहाँ रखिएगा तो इसे पढ़ने को आपको मिलेगा। बीपीएससी में ऑप्शनल की जगह इससे ला दिया गया है। तो हिमालय पर्वतीय प्रदेश, हिमालय माउंटेन रेंज, यह पर्वतीय प्रदेश भारत के उत्तरी भाग में एक विस्तृत रूप में 5 लाख वर्ग किलोमीटर विस्तृत है। यह नवीन वलित पर्वत है जो कि 74 डिग्री पूर्वी देशांतर से 96 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखाओं के मध्य स्थित है। इस प्रदेश में बहुत सी हिमाच्छादित चोटियाँ हैं जिससे भारत के प्रमुख नदियों का उद्गम होता है। इस प्रदेश की प्रमुख पर्वतमाला हिमालय है जिसकी उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांत पर प्रस्तुत किए गए हैं। तो दोस्तों देख लीजिए, कोबर का भूसन्नति सिद्धांत और प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत में डिफरेंस। तो कोबर ने भूसन्नति को पर्वतों का पालना कहा है, कोबर ने भूसन्नति को पर्वतों का पालना कहा है। भूसन्नति लंबे सकरे छिछले सागर को कहते हैं, ये कोबर जी का कहना था। कोबर के अनुसार 7 करोड़ वर्ष पूर्व हिमालय के स्थान पर तैतीस सागर भूसन्नति थी, जिसके उत्तर में अंगारा लैंड तथा दक्षिण में गोंडवाना लैंड था दोस्तों, देख रहे हैं। एक अंगारा लैंड था, एक गोंडवाना लैंड था, बीच में 33 सागर था दोस्तों। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड देख लीजिए, हाईलाइट कर दे रहा हूँ। नामक अग्र भूमियाँ स्थित थी। अग्र प्रदेशों से बहकर आने वाली नदियों के कारण 33 भूसन्नति के तलछट अवसाद जमा होती रही। यद्यपि भूसन्नति छिछली होती है किंतु निक्षेपित तलछट के दबाव में इसकी तली घिसती रहती है। 33 भूसन्नति की तली घिसने के परिणाम स्वरूप दोनों संलग्न भूसन्नतियों के दबाव और जनित भू संचरण उत्पन्न हुआ तथा तलछट के वलन के कारण हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई और वलन के अप्रभावित या अल्प प्रभावित मध्यावर्ती क्षेत्र तिब्बत के पठार के रूप में स्थित है। तो कोबर जी का एक कहना था। अब देख लिया प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। यह सिद्धांत हिमालय की उत्पत्ति को सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है दोस्तों। कौन? प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार लगभग 7 करोड़ वर्ष पूर्व उत्तर में स्थित यूरेशियन प्लेट की ओर इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट तथा पूर्व दिशा में गतिशील है। इन प्लेटों का विसरण से 33 सागर के अवसादों में बलन पड़ने लगा एवं हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति टर्सियन काल में हुई, जिसके कारण इसे नवीन वलित पर्वत कहते हैं। तो समझ गए कोबर जी का क्या कहना था और प्लेट विवर्तनिकी के सिद्धांत में क्या डिफरेंस था। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति
टर्सियन काल में हुई, जिसके कारण इसे नवीन वलित पर्वत कहते हैं। समझ गए? देख रहे हैं, हॉट स्पॉट जगह था, मेंटल था, देख रहे कैसे था, प्लेट 1 और प्लेट 2, प्लेट 1 और 2। तो दोस्तों यही हुआ, का नाम है कि प्लेट 1 था, ये प्लेट 2 था। जब ये दोनों आपस में इधर आया, बीचों में जो जमाव था दोस्तों, तलछट था, यही दोनों के दोनों अगर पास में आएगा तो दबेगा तो यहीं उठ गया, यही हिमालय हो गया। तो ये यही कहना था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। आगे मैं वीडियो अब कल हिमालय का भौतिक विभाजन पढ़ाऊंगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है। तो कल आपको हिमालय का भौतिक विभाजन, जिसमें ट्रांस हिमालय, मुख्य हिमालय और पूर्वांचल हिमालय पढ़ाऊंगा दोस्तों। दिखा जाएगा दोस्तों ट्रांस हिमालय में क्या क्या है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों, आज मैं इंडियन ज्योग्राफी का सामान्य परिचय बताऊंगा दोस्तों। आगामी जितने भी एग्जाम है दोस्तों, यूपीपीसीएस 70 बीपीएससी, यूपीएससी प्री, शिक्षक भर्ती 3.0, आरओ एआरओ, सभी के लिए दोस्तों महत्वपूर्ण है। चुनाव के कारण सब एग्जाम डिले हो चुका है, तो आप लोग के पास टाइम है तो अच्छे से पढ़िए और रिजल्ट लाइए। तो देख लीजिए, भारत दक्षिणी एशिया का एक प्रमुख देश है, जो उत्तरी तथा पूर्वी गोलार्ध में स्थित है दोस्तों। भारत कहाँ स्थित है दोस्तों? उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। आगे मैं मैप में आपको दिखाऊंगा। आकार क्या है भारत, क्या है आकृति, लगभग चतुर्कोणीय है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों। भारत का जो क्षेत्रफल है कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है दोस्तों। कितना है? विश्व का क्षेत्रफल का 2.4% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व में पहले स्थान पर है। चीन था दोस्तों, तो चीन को भारत ने पछाड़ दिया है। चीन से ज़्यादा जनसंख्या हो गई, क्योंकि चाइना ने वन चाइल्ड पॉलिसी अपनाया था, जिसके कारण वहाँ जनसंख्या पूरे नियंत्रण में आ गया। इसके कारण भारत उसे आगे बढ़ा। विस्तार देख लीजिए, तो भारत का मुख्य भूमि का विस्तार क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट और उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट दक्षिणी अक्षांश तक, तथा 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के पूर्वी देशांतर में 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में विस्तृत है दोस्तों। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु आप जानते हैं, भारत का सबसे दक्षिण में तो ईस्ट दोस्तों, वेस्ट और नॉर्थ और साउथ, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। दक्षिणतम बिंदु देख लीजिए, तो दक्षिणतम बिंदु कह रहा है तो इंदिरा पॉइंट है दोस्तों। कितना? 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है, और ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। कहाँ स्थित है? ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित से पिगमेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट भी कहा जाता है, याद रखिएगा। इसे पिगमेलियन पॉइंट और या पार्सन पॉइंट भी कहा जाता है, याद रखिएगा। तो आपको ये याद रखना है। इसका देखिए, मुख्य भूभाग का दक्षिणतम बिंदु दोस्तों, मुख्य विभाग का दक्षिणतम बिंदु 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है। कन्याकुमारी जो तमिलनाडु में है दोस्तों। कन्याकुमारी कहाँ है दोस्तों? जो तमिलनाडु है। ये समझ गए? कन्याकुमारी के भूमध्य रेखा केवल 876 किमी दक्षिण में स्थित है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु दोस्तों, उत्तर है नॉर्थ, यही है उत्तरी बिंदु। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश इंदिरा कौल है दोस्तों। तो आप देखिए, इंदिरा पॉइंट और कौल कैसे याद रखिएगा। मान लीजिए इंदिरा पॉइंट और कौल ये हो गया दोस्तों, तो यह इंदिरा कौल है, ये इंदिरा पॉइंट है यहाँ दोस्तों। तो याद रखिएगा। देखिए, कभी भी आप ऊंचाई पे जाइएगा, ऐसे कहाँ हो गया? ऊंचाई यही ना हो गया। इसको ऐसे याद रखिए ना कि इंदिरा कॉल, कभी भी कॉल लगाइएगा तो टावर की ज़रूरत होगी। टावर कहाँ ऊंचा होता है? तो ऊंचाई, यही ना ऊंचाई हो गया। ऐसे डायरेक्ट खींचिएगा तो ऊंचाई, तो इंदिरा कॉल, इंदिरा पॉइंट नीचे होगा, याद रखिएगा। ये नॉर्थ में हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा, ये ईस्ट हो जाएगा, ये वेस्ट हो जाएगा। तो इंदिरा कॉल है। भारत के
पश्चिमतम बिंदु ये हो गया, पूरबी है तो पश्चिम स्वाभाविक से ये हो गया। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर गोहर मोती है दोस्तों, गोहर मोती। दोस्तों गोहर मोती गुजरात में है। आप इंडिया के मैप जैसे आप देखिएगा तो मान लीजिए कि यहाँ पे गुजरात आ जाता है, तो यहीं पे दोस्तों गोहर मोती है दोस्तों, यहाँ पे गोहर मोती है। अभी मैं मैप में आगे चल के दिखाऊंगा आपको। गोहर मोती जो कच्छ जिला गुजरात में स्थित है। कहाँ पे स्थित है गोहर मोती दोस्तों? जो कच्छ जिला गुजरात में स्थित है, याद रखिएगा। पूछ सकता है दोस्तों, जैसे गोहर मोती या किबिथु अरुणाचल प्रदेश में सबसे जो पूर्वी हिस्सा है, अरुणाचल भारत का सबसे पूर्वी हिस्सा क्या है? अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश में भी सबसे पूर्वी क्या है? तो है किबिथु, याद रखिएगा। किबिथु है। गोहर मोती क्या है? सबसे दक्षिणतम बिंदु है, ईस्ट वेस्टतम है। जो जिला कौन सा पड़ता है? कच्छ गुजरात में पड़ता है। भारत के सबसे पूर्वी बिंदु दोस्तों 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है जो किबिथु दोस्तों। ये किबिथु हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ये किबिथु अंजाव जिला अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों, याद रखिएगा। ये गोहर मोती कहाँ है? कच्छ जिला गुजरात में दोस्तों, कच्छ जिला गुजरात में। अभी मैप में मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगा आपको कच्छ जिला कहाँ है, गुजरात में है। तो आपको अच्छे से मैं अभी आगे दिखाऊंगा, आप आ जाइए, आपको मैप का ही दीदार कराऊंगा। देख लीजिए दोस्तों, ये अरुणाचल प्रदेश हो गया और ये गुजरात हो गया दोस्तों। देखिए ईस्ट, एक सेकेंड दोस्तों, ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, सॉरी दोस्तों, नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया। तो देख रहे हैं दोस्तों, ईस्ट हो गया, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ ये हो गया। तो देख रहे हैं नॉर्थ से साउथ तक डिस्टेंस कितना है इंडिया का? तो नॉर्थ से लेकर साउथ तक तो 3214 किलोमीटर। थोड़ा हाईलाइटेड कर दे रहा हूँ, 3200 कितना है दोस्तों? 14 किलोमीटर, याद रखिएगा। ये है, देख लीजिए। और ईस्ट से लेके वेस्ट तक तो 2933 किलोमीटर। तो नॉर्थ से लेके साउथ तक का है तो लद्दाख से लेकर कहाँ है दोस्तों? तमिलनाडु तक। यहाँ देख रहे हैं, ये यहाँ देख लीजिए, गुजरात से लेकर जहाँ गोहर मोती से लेकर किबिथु तक, देख रहे हैं। तो ईस्ट से वेस्ट तक कितनी है डिस्टेंस? तो 2933 किलोमीटर। और नॉर्थ से साउथ तक तो 3214 किलोमीटर, याद रखिएगा। अब ऐसे पूछ देगा कि भारत के सबसे पूर्वी हिस्सा, तो याद रखिएगा क्या होगा? किबिथु होगा। और पश्चिमी तो गोहर मोती का गुजरात के जिला कौन सा है? तो कच्छ है। और अरुणाचल प्रदेश में सबसे पूर्वी किबिथु है। तो लगभग आप लोगों को याद हो गया होगा। तो देख लिए दोस्तों आप लोग। अब आगे चलिए, भारत के पड़ोसी देश। तो पूर्व में बांग्लादेश, सुदूर पूर्व में म्यांमार और उत्तर में चीन है। भूटान, नेपाल और उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान है। भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले 7 देश हैं। भारत के साथ भूमि साझा करने वाले कितने देश हैं? 7 देश है। और मालदीव और श्रीलंका भारत के पड़ोसी देश है जो समुद्री सीमा साझा करते हैं। तो कौन सा? मालदीव और श्रीलंका। तो याद रखिएगा। इंडिया लोकेशन देख लीजिए दोस्तों। लैटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ में है। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट था 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट है। एरिया देख लीजिए 3287 और 226 किलोमीटर। नॉर्थ साउथ एक्सटेंट 3214 किलोमीटर और ईस्ट वेस्ट 2933 किलोमीटर। भूमध्य और भूभाग में के सबसे उत्तरी और दक्षिणतम बिंदु लगभग 30 डिग्री 98 दूरी पर स्थित है एवं सबसे पूर्वी तथा पश्चिमतम बिंदु 30 डिग्री देशांतरे पर स्थित है।
मुख्य भूभाग का अक्षांशीय तथा देशांतरीय विस्तार 30 डिग्री है। मुख्य भूभाग का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कितना है? 30 डिग्री है। परंतु फिर भी उत्तर से दक्षिण तक की दूरी 3214 किलोमीटर है। कितना है? 3214 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम तक 2933 किलोमीटर है, से अधिक है, क्योंकि ध्रुवों की ओर बढ़ने पर देशांतर के बीच की दूरी कम हो जाती है दोस्तों। ध्रुवों की ओर बढ़ने पर देशांतर के बीच की दूरी कम हो जाती है, जबकि अक्षांशों के मध्य लगभग समान दूरी बनी रहती है। अक्षांशीय विस्तार का प्रभाव। लगभग 30 डिग्री अक्षांशीय विस्तार होने के कारण भारत में विभिन्न प्रकार की जलवायु परिस्थितियां पाई जाती है तथा मृदा एवं वनस्पति के प्रकारों में भी विविधता परिलक्षित होती है। तो कर्क रेखा भारत के मध्य भाग से गुजरती है तथा भारत को उष्ण तथा शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में विभाजित करती है दोस्तों। कर्क रेखा भारत के मध्य भाग से गुजरती है तथा भारत को उष्ण तथा शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में विभाजित करती है। कर्क रेखा भारत के 8 प्रमुख राज्यों से गुजरती है दोस्तों। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। पहला देख लीजिए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। अब याद रखिएगा, पूछ देता है दोस्तों, ये 8 राज्य का नाम आप एकदम याद रखिएगा। मान लीजिए ये तो गुजरात, तो मान लीजिए कि पश्चिम से पूरब की तरफ हो गया, लेकिन पूरब से अगर पश्चिम की तरफ पूछ दीजिए, मान लीजिए कर्क रेखा ऐसे गुजरती है, एक सेकेंड, कर्क रेखा मान लीजिए ऐसे गुजर रही है गुजरात से लेकर माने कि मिजोरम तक, ठीक है, ये गुजरात हो गया दोस्तों, ये मिजोरम हो गया, तो ये पूछ देगा कि पश्चिम से पूरब तक, तो ठीक है, ये गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। लेकिन अगर पूरब से पश्चिम की तरफ पूछ देगा क्रम में, तब याद रखिएगा कि पूरब से पश्चिम पूछेगा तो मिजोरम से उठाइएगा, मिजोरम, त्रिपुरा, बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात लास्ट करना है। सब समझ गया? देख ले, सब टॉपिकल और ट्रॉपिकल है, तो समझ गया कर्क रेखा। आज देख लीजिए इस मैप में, ये कर्क रेखा ही है दोस्तों। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल देख रहे हैं, उसके बाद पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा और मिजोरम, ये है त्रिपुरा और मिजोरम आ जाता है, तो हो गया। अगर इधर से पूछ देगा, मान लीजिए कि ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो मान लीजिए इधर से पूछ देगा तो मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ ले लीजिएगा, मध्य प्रदेश, उसके बाद राजस्थान और गुजरात, तो हो गया। तो देख लीजिए मैप में भी आप लोग देख लीजिए, इधर देशांतर का प्रभाव क्या है दोस्तों। तो लगभग 30 डिग्री देशांतरीय विस्तार होने के कारण भारत के सबसे पूर्वी तथा पश्चिमतम भाग के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है दोस्तों। इलाहाबाद प्रयागराज के समीप से गुजरने वाले 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के स्थानीय समय को भारत का मानक समय माना जाता है दोस्तों। भारत का मानक समय जो ग्रीनविच है वो दोस्तों नैनी से गुजरती, मिर्ज़ापुर में नैनी है उत्तर प्रदेश में, जो GMT ग्रीनविच मेन टाइम हो जाता है, जो 5.5 घंटे आगे है। सारे 82.5 पूर्वी देशांतर भारत के 5 राज्यों से गुजरता है दोस्तों, याद रखिएगा। सारे 82 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के 5 राज्यों से गुजरता है। तो कौन सा राज्य? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। तो इसको आप याद रखिएगा। याद कैसे रखिएगा तो आप देख लीजिए, पहले उत्तर प्रदेश, उसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो देख रहे हैं दोस्तों, सारे 82 डिग्री किस किस तरह से गुजरता है? 5 राज्यों से गुजरता है दोस्तों। 5 राज्य कौन सा है देख लीजिए। उत्तर प्रदेश, ये नेपाल से भी गुजरता है। तो उत्तर प्रदेश के बाद आप कहाँ जाए? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो देख लीजिए यही है, सारे 82 डिग्री देख रहे हैं यहाँ, सारे 82 डिग्री यही है। कहाँ से गुजरती है? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और
आंध्र प्रदेश 5 राज्यों से गुजरती है, देख ली। आगे चलते हैं। भारत की सीमा, तो स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है और 15,106 पॉइंट इतना किलोमीटर। जैसे बांग्लादेश के साथ सबसे लंबा सीमा लगता है भारत को दोस्तों, 4096 किलोमीटर है, लगभग याद रखिए उतना ही पूछा जाता है, पॉइंट में नहीं पूछा जाता। चीन के साथ 3438 किलोमीटर है, पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर है, नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर है, म्यांमार के पास 1643 किलोमीटर है, भूटान के साथ 699 किलोमीटर और अफगानिस्तान के साथ सबसे कम सीमा लगता है दोस्तों भारत का 106 किलोमीटर। तो 6-7 को क्रम वाइज पूछता है तो आप याद रखिए। सबसे छोटा पूछेगा तो अफगानिस्तान, सबसे बड़ा पूछेगा तो बांग्लादेश जो 4096 किलोमीटर है, तो आप याद रखिएगा। अगर आपको मैप में देखना है तो यहाँ से आप मैप में देख सकते हैं, इसको आप देख लीजिए मैप में। यहाँ से शुरू होता है दोस्तों सीमा, ये देख लीजिए मैप में जो सीमा है दोस्तों, और यहाँ पे जाके ख़त्म होता है दोस्तों। तो इतना सीमा लगता है स्थलीय सीमा, यही है 15,200 किलोमीटर, समझ गए। यहाँ से यहाँ तक लगता है, इसको काटना नहीं है, ऊपर से ऐसे लगता है, समझ गए। स्थलीय सीमा रेड क्लिप्स रेखा भारत बांग्लादेश के सीमा, मैकमोहन रेखा भारत चीन है और डूरंड रेखा भारत अफगानिस्तान है। तो ये भी याद रखिएगा कि रेड क्लिप भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश के मध्य सीमा है, मैकमोहन रेखा भारत चीन के साथ है, डूरंड रेखा भारत अफगानिस्तान के साथ है दोस्तों। तो आप याद रखिएगा, देख रहे हैं भारत और अफगानिस्तान के साथ यही है रेखा है, पाकिस्तान के साथ, भारत और पाकिस्तान के साथ यही सीमा रेखा है दोस्तों। देख रहे हैं ये चाइना के साथ है दोस्तों भारत का सीमा, और ये अफगानिस्तान के साथ है। तो आप लोग देख पाते होंगे। रेड क्लिप किसके साथ है? भारत और पाकिस्तान के साथ है दोस्तों। ये रेड क्लिप है, ये रेड क्लिप है, देख लीजिए। भारत और अफगानिस्तान के साथ डूरंड रेखा, ये डूरंड रेखा है दोस्तों, लिखा भी हुआ यहाँ डूरंड लाइन, आप देख पाते होंगे तो देखिए यहाँ लिखा भी है डूरंड लाइन, हाईलाइट कर दे रहा हूँ, यह डूरंड लाइन। इसके बाद भारत और चीन के बीच ये है दोस्तों, ये भारत और चीन के बीच है मैकमोहन रेखा दोस्तों, ये है मैकमोहन रेखा। थोड़ा इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ये है दोस्तों, इतना दूर है मैकमोहन रेखा जो हाईलाइट किया हुआ है, और ये भारत और अफगानिस्तान के बीच है दोस्तों, यह डूरंड रेखा दोस्तों। समझ गए दोस्तों कैसे कैसे खींचा गया है। मुख्य भूभाग 108 किलोमीटर है। तो गुजरात, इसमें आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल, उड़ीसा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, गोवा, पुडुचेरी, दमन दीव, ये लोग इतने राज्य आ जाते हैं दोस्तों मुख्य भूभाग में, समझ गए। तटीय सीमा 7516 किलोमीटर है दोस्तों, 0.6 है, तो उसको सबसे लंबी तटरेखा अंडमान निकोबार की है दोस्तों, और सबसे छोटी दमन एवं दीव की है। सबसे लंबी किसकी है? अंडमान एवं निकोबार की, और सबसे छोटी दमन एवं दीव की है। भारत में देश सीमा अवस्थित राज्य के पाकिस्तान के साथ किसका किसका सीमा लगता है? एकदम है ये दोस्तों 68 बीपीएससी में पूछा गया था, 68 बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि म्यांमार के साथ भारत के कौन सा राज्य का सीमा लगता है दोस्तों। 69 बीपीएससी प्री में पूछा गया क्वेश्चन था। तो इस टाइप के एक क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है, जिसको आप लोग याद रखिएगा। जैसे पाकिस्तान के साथ कौन कौन सा राज्य सीमा बनाता है दोस्तों, तो देख लीजिए गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। पाकिस्तान के साथ गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, याद रखिएगा। चीन के साथ आप लोग को ऐसी याद होगा, क्योंकि इतनी जब चीन पाकिस्तान तो याद होगा क्योंकि एक लगभग ऐसी इतनी झड़प होता है इसके साथ हम लोग का, तो आपको पता चलता है कि राजस्थान में हो रहा है, लद्दाख में, जम्मू कश्मीर में, गुजरात में। तो चीन के साथ जम्मू कश्मीर से लगता है, हिमाचल से लग जाता है दोस्तों, उत्तराखंड से, सिक्किम से और अरुणाचल प्रदेश से लग जाता है। नेपाल के साथ आप जानते होंगे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम।
समझ गए होंगे। भूटान के साथ सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। बांग्लादेश के साथ तो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। पश्चिम बंगाल के बाद बांग्लादेश के साथ असम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ऐसे याद रखिएगा। म्यांमार के साथ देखिए अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। म्यांमार के साथ किसका किसका सीमा लगता है? तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। अफगानिस्तान के साथ केवल लद्दाख का सीमा लगता है। अफगानिस्तान के साथ केवल लद्दाख का सीमा लगता है, याद रखिएगा। द्वीप कितने हैं दोस्तों? तो 294 किलोमीटर तक के द्वीप है दोस्तों, जैसे लक्षद्वीप वगैरह। अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप है दोस्तों। आइसलैंड तो 240 किलोमीटर है। अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप है। तो आपको अंडमान एंड निकोबार द्वीप है दोस्तों। ये सारे जो आपको छोटे छोटे दिख रहे हैं ना, ये सारे द्वीप ही हैं दोस्तों, जो अंडमान निकोबार में। लक्षद्वीप यहाँ है, देखिए लक्षद्वीप का अंडमान निकोबार, देखिए मैं इंडिया का मैप है ना, ये इंडिया का मैप है दोस्तों। देखिए अंडमान निकोबार कहाँ है, पहला मान लीजिए इसको, दूसरा देखिए लक्षद्वीप कहाँ है दोस्तों, ये लक्षद्वीप है। ये लक्षद्वीप देखिए कहाँ है, अंडमान निकोबार कहाँ है। ये जो छोटे छोटे जितना है दोस्तों, ये द्वीप है दोस्तों, याद रखिएगा। ये जो छोटे छोटे है ना यहाँ, ये दोस्तों ये द्वीप है, जितने छोटे छोटे हैं द्वीप है। तो सब मिला के किलोमीटर में गिनते 294 किलोमीटर है दोस्तों। इंडियन ओशन आ जाता है, ये देख ले, श्रीलंका आ जाता है, बे ऑफ बंगाल आ जाता है, और अरेबियन सी आ जाता है। तो देख लिया आप लोग इतना। आधार रेखा दोस्तों, जो आधार रेखा होता है, अब आधार रेखा देख लीजिए। तो देखिए दोस्तों 12 नॉटिकल माइल है, और 24 नॉटिकल माइल, और 200 नॉटिकल माइल। इसकी अपनी अपनी तीनों की अलग अलग विशेषता है दोस्तों। ये इंडिया की मैप है, ये आप बखूबी जानते होंगे। ये इंडिया की मैप है। यहाँ से 12, 24 और 200 नॉटिकल माइल, ये तीनों की अपनी अपनी एक खासियत है। देखिए सीमावर्ती सागर, जो 12 नॉटिकल माइल है, उसको क्या दोस्तों, पाला को क्या बोला जाता है? सीमावर्ती सागर। यह आधार रेखा से दोस्तों, यह आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील की दूरी तक विस्तृत है दोस्तों। यह आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील की दूरी तक विस्तृत है। 1 नॉटिकल मील बराबर 2.85 किलोमीटर होता है दोस्तों। इसमें 12 नॉटिकल आधार रेखा से जो 12 नॉटिकल मील यहाँ तक जो दूरी है दोस्तों, यहाँ तक जो दोस्तों दूरी है, इसमें कोई जहाज वगैरह नहीं आ सकता है दोस्तों। अगर आएगी तो इंडिया के परमिशन लेके ही आना पड़ेगा, ऐसे इसमें नहीं आ सकता है। 1 नॉटिकल माइल बराबर 2.85 किलोमीटर होता है। संलग्न क्षेत्र किसको बोला जाए? दूसरे को संलग्न क्षेत्र बोला जाए, जो 24 किलोमीटर होगा दोस्तों। जो आधार रेखा से 24 किलोमीटर होगा दोस्तों, को संलग्न क्षेत्र कहा जाता है। यह आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील की दूरी पर विस्तृत है। इस क्षेत्र में भारत को सीमा शुल्क की वसूली आदि का वित्तीय अधिकार प्राप्त होता है दोस्तों। इसमें आवाजाही होगा, अगर आप सामान उतार रहे हैं, दूसरे देश से आ रहा है, चाहे इस क्षेत्र से आप गुजर रहे हैं सामान लेके, चाहे कुछ सामान इंडिया को उतारना है, तो आपको सीमा शुल्क देना होगा दोस्तों। सीमा शुल्क देना होगा, क्योंकि इंडिया के क्षेत्र से आप अगर आप गुजरते हैं, हर देश लेता है, तो इंडिया के क्षेत्र से अगर आप गुजरते हैं तो आपको सीमा शुल्क देना ही पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। अनन्य आर्थिक क्षेत्र दोस्तों, अनन्य आर्थिक क्षेत्र ये क्या होता है? यह आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील की दूरी पर विस्तृत है। अनन्य आर्थिक क्षेत्र क्या दोस्तों? यह आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील की दूरी पर विस्तृत है। इस क्षेत्र में भारत को वैज्ञानिक अनुसंधान, नए द्वीपों के निर्माण तथा प्राकृतिक संसाधनों की दोहन का अधिकार है दोस्तों। तीसरा में दोस्तों आधार रेखा से 200 नॉटिकल माइल दोस्तों। यहाँ पे ना दोस्तों आधार रेखा के 200 नॉटिकल माइल पर दोस्तों यहाँ नए नए खोज कर सकते हैं भारत, प्राकृतिक संसाधन का, तेल का, जिस भी चीज़ का खोज करना होगा भारत को, तो यहाँ पे भारत आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद उच्च सागर विस्तृत है, जहाँ सभी देशों को समान अधिकार प्राप्त है। इसके बाद का जो क्षेत्र आता है ना दोस्तों 200 नॉटिकल माइल का, इसके बाद का जो क्षेत्र आता है, इसमें सभी का अधिकार प्राप्त है, इसमें आ जा सकता है, इसमें कोई किसी का रोक टोक नहीं होता है, इसमें कोई आ जा सकता है, इसमें रोक टोक नहीं है। आधार रेखा टेढ़ी मेढ़े तट को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा है दोस्तों। आधार रेखा क्या है? टेढ़े मेढ़े तट को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा है। सागरीय विस्तार देख लीजिए। प्रायद्वीपीय भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा पश्चिम में अरब सागर स्थित है। प्रायद्वीपीय भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा पश्चिम में अरब सागर स्थित है। बंगाल की
का मध्य समुद्र तल और अरब सागर से अधिक है। और मध्य समुद्र तल वास्तव में उच्च ज्वार तथा निम्न ज्वार का मध्य समुद्र स्तर होता है। भारत का मध्य समुद्र तल मापन पहले मुंबई से किया जाता था। दोस्तों, जो समुद्र का तल मापा जाता था पहले मुंबई से मापा जाता था। वर्तमान में यह चेन्नई से मापा जाता है और निकटवर्ती सागर भारत के अधिकार क्षेत्र के निम्न भागों में विस्तृत किया जाता है। तो आप देख सकते हैं 1 नॉटिकल माइल बराबर 1.1508 लैंड माइल होता है। दोस्तों, माइल्स होता है, माइल्स 1.8 किलोमीटर होता है, याद रखिएगा। 1 नॉटिकल माइल बराबर कितना होता है? 1.1508 लैंड माइल्स होता है और 1.85 किलोमीटर होता है। अगर किलोमीटर में उसको तोड़ते हैं तो किलो इतना होता है। तो समझ गए दोस्तों, तीनों सीमावर्ती सागर, संलग्न सागर और अनन्य आर्थिक क्षेत्र। पहला जो है 12 नॉटिकल माइल उसको सीमावर्ती सागर कहा जाता है। 24 नॉटिकल संलग्न क्षेत्र और अनन्य आर्थिक क्षेत्र। इसमें कोई जो सीमावर्ती सागर इसमें कोई प्रवेश नहीं कर सकता। अगर करेगा तो भारत की अनुमति होगी तब ये कर सकता है। संलग्न सागर में प्रवेश करेगा लेकिन इसमें सीमा शुल्क देना होगा। अनन्य आर्थिक क्षेत्र में दोस्तों इसमें भारत अनुसंधान वगैरह खोज वगैरह कर सकता है प्राकृतिक संसाधन का। इसके बाहर का जो क्षेत्र होगा 200 नॉटिकल माइल का, उसमें किसी का अधिकार नहीं होता है, वो आवाजाही के लिए रहता है, कोई भी आ जा सकता है। इसमें किसी को आप रोक टोक नहीं कर सकते हैं। समझ गए? तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर पिछले वाला वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाइए दोस्तों और जाकर ज़रूर देखिए, क्योंकि आगामी जितने भी एग्ज़ाम है सभी के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। अभी आपको मौका है एग्ज़ाम निकालने का, टाइम भी है, अब दोनों का फ़ायदा उठाइए, निकालिए। क्योंकि चुनाव के बाद आप जानते हैं कि वैकेंसी की क्या स्थिति होगी। जब चुनाव में अगर बहुत सारे वैकेंसी खाली थी वहाँ नहीं दिया गया तो उसके बाद क्या होगा, इसलिए आप लोग अच्छे से पढ़िए। अगर वीडियो अच्छा लगता है आप लोगों को तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते वीडियो को, दोस्तों शेयर कीजिए।